Plant responses to high temperature. Introduction. Plants experience high temperature in many different ways. An adaptation or acclimation to high temperature occurs over different time scales and levels of plant organization. Exposure to high temperature can be chronic or long term, as experienced in hotter habitats, or it can be more acute as a result of seasonal or daily temperature extremes. It is also clear that different plant tissues and organs and plants at different growth stages will be damaged in different ways depending on the heat susceptibility of the dominant cellular processes that are active at the time of the stress. Plant experience high temperature in many different ways. Adaptation, acclimation to high temperature occurs over different time scales and level of plant organization. प्लांट्स ने अपने अंदर बहुत सारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या टेम्परेचर को फेस करने के लिए ऐसे फिनोमेना अडॉप्ट किए हुए होते हैं या उसके अंदर ऐसी एडेप्टेशन मौजूद होती है, एक्लीमेशन मौजूद होती है, और ये एक्लीमेशन या अडेप्टेशन जो है ये वक्तन फवक्तन चेंज भी होती रहती है और प्लांट्स के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में या उसकी मुख्तलिफ डेवलपमेंटल फेजेस में ये जो प्रोसेसेस हैं ये चेंज होते रहते हैं. Exposure to high temperature can be chronic or long-term, experienced in the hotter habitats, or can be more acute as a result of seasonal daily temperature extremes. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है प्लांट्स का, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है, और ये एक्यूट भी हो सकता है. एज ए रिजल्ट ऑफ सीजनल डेली टेम्परेचर, सम टाइम ये होता है कि सीजन के लिहाज से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है या फिर एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. This depends upon the environmental conditions. It is also clear that different plant tissues and organs and plant at different growth stages will be damaged in different ways depending on the heat susceptibility of the dominant cellular processes that are active at the time of the stress. प्लांट्स के मुख्तलिफ टिश्यूज, उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स या पूरी प्लांट बॉडी जो है उसके मुख्तलिफ ग्रोथ स्टेजेस पे उसके जो डैमेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसकी हीट susceptibility होती है प्लांट्स की, वो भी डिफरेंट होती है उसकी डोमिनेंट स्टेजेस पे. उसकी सेलुलर जो प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली जब स्ट्रेस आने से पहले प्लांट्स के जितने भी प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जेनेटिक प्रोसेसेस हैं, या हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो चूंकि उनमें susceptibility होती है, जब एकदम से टेम्परेचर प्लांट्स का इंक्रीज होता है तो प्लांट्स के ऊपर एकदम से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और या तो प्लांट्स मर जाते हैं या फिर वो प्लांट्स जो अडॉप्ट कर चुकी होती हैं ऑलरेडी, जिनमें वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं, जिनमें अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो सर्वाइव कर जाते हैं. Altogether, this means that heat stress and therefore heat tolerance is not a single phenomenon, but rather a varying set of complex worries of organismal homeostasis. प्लांट की जो होम्योस्टेसिस है वो नॉर्मल वे में चल रही होती है, लेकिन जैसे ही हीट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर एनवायरमेंट का इंक्रीज होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो टेम्परेचर ही प्लांट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस टेम्परेचर के साथ साथ ड्राउट कंडीशंस भी हों, उस ड्राउट कंडीशंस के साथ साथ सैलिनिटी कंडीशंस, ये सारे के सारे स्ट्रेस जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं. तो उस सूरत हाल में प्लांट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को अडाप्ट करना.
At cellular level, heat affects a wide range of the structures and functions. तो जब सेलुलर लेवल पे देखा जाए तो प्लांट्स जो है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है. High temperatures alter lipid properties, causing membranes to become more fluid and thereby disrupting the membrane processes. चूंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर्स की बनी होती है, उसमें लिपिड्स मौजूद होती हैं. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि यू नो दैट द लिपिड्स आर द फैटी एसिड्स, द फैटी एसिड्स एंड द glycerol, both compounds form the lipids. Such type of the lipids are disrupted when temperature become high of the cell membrane. तो जैसे सेल मेम्ब्रेन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी जो हार्डनेस है सेल मेम्ब्रेन की वो फ्लूइड शक्ल इख्तियार कर लेती है. All proteins have an optimal temperature window for activity. So increased temperature alter enzyme activity leading to imbalance in metabolic pathways. Eventually at a high temperature protein denature. तो क्या होता है कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर में अपनी काम कर रही होती हैं, उनकी एक्टिविटी जारी होती है. जैसे ही टेम्परेचर प्लांट का इंक्रीज होता है तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है. जब एंजाइम प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एंजाइम जो हैं मेटाबॉलिक एंजाइम्स डिसरप्ट होती हैं तो मेटाबॉलिक पाथवे डिसरप्ट होती हैं और आखिरकार क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है. मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन डैमेज लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. तो जैसे ही प्रोटीन्स डीनेचर होती हैं तो एक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं. ये वो स्पीशीज हैं जैसे कि नेसेंट ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सिलाइंस हैं, क्लोराइडाइंस हैं. ये वो टॉक्सिक आयंस होती हैं जिसको एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं. ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जिससे प्लांट की डेथ वाकई होना शुरू हो जाती है. In this diagram, it can be shown that the adaptation to high temperature stress. Sorry. प्लांट्स जब अपने अंदर अडेप्टेशन प्रोड्यूस करती हैं, अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी एक्लिमेशन प्रोड्यूस करती हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं. सबसे पहले उसमें लीफ की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाती है. उसके बाद अगर देखा जाए फिजियोलॉजिकल फिनोमेना में ट्रांसपायरेशन कूलिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, लीफ रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, लीफ जो है वो कर्ल हो जाती हैं मैक्सिमम जो है ना ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम को रोकने के लिए. उसके बाद प्लांट जो है ना जल्दी जल्दी मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं ताकि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकें. अल्टरेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड कंपोजिशंस, तो उसकी लिपिड कंपोजिशन जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है. उसमें प्रोटेक्टेंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं ताकि प्लांट्स को बचाया जाए. एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक्सप्रेशन और स्ट्रेस प्रोटीन्स जो है वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं ताकि प्लांट्स को बचाया जा सके. सिग्नलिंग कैस्केड्स एंड ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल और अल्टीमेटली जो जीन्स हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं और स्पेसिफिक टाइप्स की जो है ना वो प्रोटीन्स को या चैपिरोन्स को प्रोड्यूस करती हैं ताकि प्लांट के ऊपर जो आया हुआ हाई टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस है उसको कंट्रोल किया जा सके. इस डायग्राम में हाई टेम्परेचर स्ट्रेस को जो है ना वो किस तरह से वो स्टार्ट होता है और किस तरह से स्विच ऑफ होता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हाई टेम्परेचर की वजह से स्टार्ट होती हैं और प्लांट के मेटाबॉलिज्म को बचाने के लिए वो किस तरह से जीन एक्टिविटी या जीन एक्सप्रेशन होने के बाद या जीन जो हैं वो शट ऑफ हो जाती हैं और सारे प्रोसेसेस को स्टॉप कर देती हैं जिससे प्लांट जो है हाई टेम्परेचर की वजह से बच जाते हैं या फिर सडन वो टेम्परेचर को प्रोलॉन्ग करे
तो वो मर भी जाती हैं, उनमें डेथ कॉज भी हो जाती है। उसमें सबसे पहले स्विच ऑन टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस, प्लांट्स के अंदर जो डिवाइसेस है उसमें मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है, साइटोस्केलेटन डिसेबिलिटी है, प्रोटीन कन्फर्मेशन, एंजाइम एक्टिविटीज हैं। ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं जब हाई टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर ये सारे के सारे प्रोसेसेस सिग्नलिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या होता है कि ये रेडॉक्स स्टेट और आरओ स्पीशीज, कैल्शियम इंक्रीजेस, फास्फोरिलेशन प्रोसेसेस, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन, ये सारे मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं। फिर सेलुलर रिस्पॉन्सेस स्टार्ट होते हैं, जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन एक्यूमुलेशन एंड हीट टॉलरेंस जो है ना वो प्लांट्स के अंदर आना शुरू हो जाती है। और वो मैकेनिज्म को जो कि उन ये हाई टेम्परेचर की वजह बनती हैं उनको स्टॉप कर देती है और प्लांट्स अपने आप को सरवाइव कर जाता है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली जो है ना वो हाई टेम्परेचर की लिमिटेशन को, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर वो कैसे अंदाज होती हैं वो पढ़ेंगे, और उसके मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पे जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू हाई टेम्परेचर। High temperature limits to optimal plant performance. Plants can experience wide fluctuations of temperature on a daily or seasonal basis. Plants have evolved mechanisms through which cellular activity could be maintained at very varying temperatures. These mechanisms have not been fully defined. It has been estimated that the optimal thermal range for any plant is about 10 degrees centigrade. This is the optimal temperature from at which temperature all types of the plants can grow easily. However, when fluctuation occurred or the temperature of the plants increases from this temperature or decreases from this temperature, this stress occurred. Exposure to temperature outside this optimal range can be stressful. Actual upper temperature limits for survival for temperate plant species are between 40 degrees centigrade and 50 degrees centigrade depending on the length of the exposure. तो जो टेम्परेट स्पीशीज हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि हिली एरिया में ग्रो कर रही हैं, उसमें जो टेम्परेचर है 40 डिग्री टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो अगर हो तो वो प्लांट्स अपने आप को अडाप्ट कर जाती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं। नॉट ओनली मॉडरेट मिड डे हीट, हाई टेम्परेचर एट नाइट आर डैमेजिंग, लीडिंग टू इंक्रीजेस इन कार्बन लॉस बाय रेस्पिरेशन, decreased yield, alterations in timing flowering, and even inhibition of flowers bud development. रात के वक्त खास तौर पर रात को चूंकि प्लांट्स के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही होती हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बन रही होती हैं, लिवर डेवलपमेंट हो रही होती है, प्लांट्स की ग्रोथ हो रही होती है, उस दौरान अगर टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन हो तो उसकी रेस्पिरेशन जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, यील्ड डिस्टर्ब होती है, उसकी फ्लावरिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाती है, और हत्ता कि उसकी जो फ्लावर डेवलपमेंट है यानी कि फ्लावर के जो बड बनने हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिससे ओवरऑल प्लांट्स की जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। Heat sensitivity of photosynthesis. Photosystem 2 is the most heat sensitive component of the photosynthetic apparatus. Other parameters implicated as weak links during a heat stress include the components. अब जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है तो लाइट सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 के ऊपर स्ट्राइक करती है। अगर हाई टेम्परेचर एनवायरमेंटल कंडीशंस में हाई टेम्परेचर है तो फोटोसिस्टम 2 जो है सबसे ज्यादा डिसरप्ट होता है। क्यों? क्योंकि सबसे यहाँ से ही फोटोसिंथेसिस ने स्टार्ट लेना है, यहाँ से ही वाटर की ब्रेकडाउन होनी है। अदर पैरामीटर्स इम्प्लीकेटेड है वीक लिंक्स, जैसे ये सिस्टम जब डिस्टर्ब होगा तो बाकी सारे के सारे उसके जो लिंक्स हैं, जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली उसमें डिसरप्ट होंगे। That facilitate carbon dioxide transfer from the intercellular space
to the chloroplast, photosynthetic electron transport and loss of the ribulose bisphosphate regeneration capacity. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसफर होती है इंटरसेलुलर स्पेस में, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो भी डिस्टर्ब होती है। और रुबिस्को ribulose bisphosphate, this is the first protein that is attached with the carbon dioxide to start the Krebs cycle. That Krebs cycle, Calvin cycle, that start at the night time, that produces the different types of the metabolic products. Failure of the cells to maintain ribulose bisphosphate is an optimally active state. तो क्या होता है कि प्लांट्स को अपने आप को रुबिस्को को ऑप्टिमम करना पड़ता है ताकि कुछ ना कुछ प्रोसेसर जो है ना वो चलते रहें। हाई टेम्परेचर स्ट्रेस होने की वजह से प्लांट्स के अंदर दो मैकेनिज्म स्टार्ट होती हैं, एक अवॉइडेंस और दूसरा टॉलरेंस। अवॉइडेंस में प्लांट्स क्या करती हैं, चेंजिंग लीफ ओरिएंटेशन, ट्रांसपायरेशनल कूलिंग, स्टोमेटल क्लोयर लीफ रोलिंग, उसके बाद अर्ली मैचुरेशन, जो जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और टॉलरेंस में क्या होता है कि प्लांट्स अपने आप को किस तरह से टॉलरेट करती हैं, alterations of lipid membrane composition, protein synthesis and transcription control, expressions of the stress proteins, accumulation of the osmoprotectants and action of the antioxidant defense system. All these processes are started during the tolerance mechanism of the during the high temperature conditions. ग्लोबल वार्मिंग के मतलब तो आप जानते होंगे, with the increase of the temperature of the globe due to the high amount production of high amount of carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ज्यादा होती है उस इसको साथ क्या ताल्लुक होता है। Consequences of global warming have led to also carbon dioxide levels on the heat sensitivity of photosynthesis with both negative and positive consequences. तो इसमें अच्छे असरात भी होते हैं, बुरे असरात भी होते हैं। जैसे जैसे दुनिया का टेम्परेचर, जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे प्लांट के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है उसकी जो उसका जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, द एक्टिवेशन स्टेट ऑफ रुबिस्को डिक्लाइंस विद राइजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशंस, यानी कि रुबिस्को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जिसने रिएक्शन करके केल्विन साइकिल को स्टार्ट करना है वो कम हो रहा है। with the elevated carbon dioxide stimulating increase in ATP consumption, there reduce ADP RDP ratios. तो क्या है कि ATP जो ज्यादा उसमें लग रही हैं जबकि उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, दस पॉसिबली इनहिबिट रुबिस्को एक्टिवेज। तो क्या होता है, तो रुबिस्को ने जिस एंजाइम के जरिए एक्टिवेट होना होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो भी जो है ना वो इनहिबिट हो जाता है। दिस इफेक्ट वुड कंपाउंड photosynthetic losses caused by the heat sensitivity of the enzymes. For example, the leaves of the Cucumis sativus, Cucumis sativus खीरे को कहते हैं, and several other species grown in an atmosphere enriched to 750 ppm carbon dioxide retain significantly higher photosynthetic rates after a heat shock at 40 degrees centigrade. Heat sensitivity of reproduction. अब प्लांट चूंकि बहुत किस्म के जो है ना वो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन पे भी असरअंदाज होता है ये टेम्परेचर, फॉर अल्टीमेटली उसकी रिप्रोडक्शन पे। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन एंड सीड फिल आर मोर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर देन वेजिटेटिव ग्रोथ। जब कोई एक स्पीशी किसी ऐसे टेम्परेचर में ग्रो करती है जहां पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। अगर उस एनवायरनमेंट में उस रीजन में वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए 40 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड और उन कंडीशंस में अगर हो जाए तो क्या होता है
कि पोलन ग्रेन जो हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल जर्मिनेट कर जाती हैं तो पोलन ट्यूब डेवलप नहीं होगी। अगर पोलन ट्यूब डेवलप भी हो जाती है तो उसके अंदर जो बनने वाले स्पर्म्स हैं वो एग तक पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ काज हो जाएगी। लॉस ऑफ फर्टिलिटी could result from problems in male meiosis. Pollen germination, pollen tube growth और megametophyte defects among other factors. तो बाकी फैक्टर के साथ साथ ये उसमें प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इफेक्ट्स ऑन फ्लावर प्रोडक्शन, ग्रेन यील्ड, ग्रेन सेट एंड स्पर्म डिवीजन, source photosynthesis or simulate transport and partitioning can all contribute to the ultimate seed yield and the weight. तो आखिरकार क्या होता है कि प्लांट क्या उसकी रिप्रोडक्शन जो है वो कम होगी, उसकी यील्ड भी कम हो जाएगी और प्लांट का जो है वेट भी कम हो जाएगा। जिसकी एक एग्जांपल, विजुअल एग्जांपल जो है हम मैं आपको दूं कि आजकल चूंकि वीट का सीजन है, आप देखेंगे कि जैसे प्लांट के ऊपर सिट्टे आएंगे, सिट्टे आने के बाद उस जैसे सिट्टे बनती हैं फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद उसका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाता है। वो जो कंडीशंस हैं, ये सीड बनने का जो अमल है ये आम तौर पे जनवरी में स्टार्ट हो जाता है और जनवरी में चूंकि टेम्परेचर लो होता है, अगर जनवरी के अंदर एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो वो जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ऑप्टिमल नहीं रहता, अच्छे तरीके से सरंजाम नहीं होता, जिससे वीट की यील्ड के अंदर फर्क पड़ जाता है और अल्टीमेटली जो पर एकड़ के हिसाब से यील्ड होती है वो कम रह जाती है। सेलुलर एक्वायर्ड थर्मोटॉलरेंस, the ability of plants and other organisms to rapidly acclimate to withstand normal lethal temperatures. अच्छा, इसका मतलब क्या है? This phenomena is termed acquired thermotolerance, clearly distinguished from the inherent differences between the species and optimal growth temperatures. इसका मतलब ये है कि cellular acquired thermotolerance sometime ये होता है कि एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो प्लांट के सेल हैं वो उस टेम्परेचर को विदस्टैंड नहीं कर पाते, यानी कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और एकदम से पौधा जो है ना वो मर जाता है। और जब सेलुलर मैकेनिज्म प्लांट का अब थर्मोटॉलरेंस अडॉप्ट कर लेता है, मतलब ये है कि जैसे नेचुरल कंडीशन में होता है कि टेम्परेचर ऐसा ऐसा इंक्रीज होता है, कुदरत की तरफ से भी। आजकल सर्दियां हैं, आप देखेंगे कि जनवरी के बाद फौरन टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, उसमें 25 डिग्री, 26, 27, 28, हत्ता कि फरवरी के अंदर मिड फरवरी में 30 से अबव टेम्परेचर हो जाता है। और ये जो सेलुलर एक्वायर्ड थर्मोटॉलरेंस है ये प्लांट्स को चाहिए, प्लांट्स की मैच्योरेशन के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसकी बड डेवलपमेंट के लिए, उसकी बड स्प्राउटिंग के लिए। इसको कहते हैं सेलुलर एक्वायर्ड थर्मोटॉलरेंस, कि ऐसा ऐसा प्लांट्स जो हैं वो टेम्परेचर के सेंसिटिव होते हैं और ऐसा ऐसा हाई टेम्परेचर को अडॉप्ट करते हैं। The acquisition of thermotolerance is a cell autonomous phenomena and results from prior exposure to the conditioning pre-treatment, which can be short, sublethal, high temperature, or other moderate stress treatment. Thermotolerance can also be induced by a gradual increase in temperature prior to the reaching the normal lethal temperature, as would be experienced in the natural environment. जैसे कि आप समझ गए होंगे कि थर्मोटॉलरेंस जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज बेसिकली है टेम्परेचर का, जो लीथल टेम्परेचर की बजाय ऐसा ऐसा इंक्रीज होता है जो कि आमतौर पे नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस करती हैं प्लांट्स। फॉर एग्जांपल मैनी टेम्परेट प्लांट स्पीशीज डाई इफ डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड period of the few hours, but will survive the same exposure if the temperature is gradually increased to 45 degrees centigrade, as would occur over the course of a day
in nature. तो इस this phenomena shows that how plant acclimatize themselves against the high temperature. In this process, you can see that when high temperature occurred, high heat perception uh, adopted by the plants. In this process, the abscisic acid and calcium effluxes occurred. The abscisic acid, this is generally known as the growth hormone that is produced during the stress conditions. This is the phytohormone cycle. The ethylene and salicylic acid, both are the phytohormones. In the other way, the calcium flexes, phospholipids, reactive oxygen species, and nitric oxides. These are the processes that are also initiated. Then heat shock proteins, that is known as the transcription factors. Transcription factors, when produced, the heat responsive genes. The heat responsive genes then identify which type of the heat proteins or transcription factors to be correlated or the produced. Once such type of the heat perception occurred and the genes identified such type of the perceptions in the form of the heat shock proteins or the transcription factors, then plants produce such type of the proteins that can withstand under the high temperature conditions of the plants. Heat shock proteins, HSPs, or molecular chaperones. These are the proteins, special types of the proteins that are generally produced during the process of the high temperature conditions. Best characterized response of the plants to high temperature stress is the production of high uh, heat shock proteins. These heat shock proteins are produced in the response of the high temperature. Within the seconds of reaching a critical temperature, 5 to 10 degrees centigrade above the optimal growth, transcription of HSP proteins is induced. Within seconds, चंद सेकंड बाद ही 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है कि हीट शॉक प्रोटीन जो है ना प्रोड्यूस हो जाती हैं. फिर मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्ट लेवल्स आर ऑब्जर्व्ड विद इन 1 to 2 hours. 1 या 2 घंटों के बाद ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो जब इंक्रीज होता है, आफ्टर विच ट्रांसक्रिप्ट लेवल्स डिक्लाइन, द accumulation of proteins can be detected with sensitive antibodies less than an hour after initiation of the stress. The level of heat shock protein, transcripts, and proteins are virtually a thermometer. Levels are proportional to the degree of the stress until the temperature at the lethality occurs. ये हीट शॉक प्रोटीन जो हैं या ही HSP प्रोटीन जो हैं और virtually ये थर्मोमीटर जैसे की चीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है ना, तो ये प्रोटीन जब प्रोड्यूस होती है इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर जो है ना वो स्ट्रेस कंडीशंस आ गई हैं टेम्परेचर की, और ये थर्मोमीटर के तौर पे काम करती हैं. इसका मतलब ये है कि प्लांट के ऊपर स्ट्रेस टॉलरेंस आई है टेम्परेचर की वजह से, जितनी ज्यादा होंगी उतने ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस आया है. 5 classes of heat shock proteins in both plants and other organisms, which are HSP100, CLPB. ये जो है ना वो यूकैरियोट्स के अंदर हैं, और CLPB यानी कि ओब्लिक के बाद जो प्रोटीन है हीट शॉक प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट. HSP90, HSP70, HSP60 ऐसे ग्रोइल this is present in the prokaryotes and bacteria, and small HSP proteins as small HSP proteins. Alternate name is the eukaryotes and prokaryotes. The HSP70 and HSP60 proteins are amongst the most highly conserved proteins in the nature, consistent with a fundamental role in the cellular responses to stress. ये HSP70 और 60 जो 2 किस्म की प्रोटीन्स हैं जो कि कंजर्व्ड होती हैं
और नेचर में बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं और इनका सेलुलर रिस्पॉन्स के अंदर बहुत फंडामेंटल रोल होता है। All of these HSP have been shown to function as molecular chaperones और ये जो प्रोटीन जो होती हैं ये molecular chaperones के थ्रू ही शो करवाई जाती है। molecular chaperones क्या होती हैं? बेसिकली ये भी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हीट शॉक प्रोटीन्स को कंट्रोल करती हैं, which are a diverse group of proteins that share the property of binding to other proteins that are in unstable structural state. Chaperones facilitate a range of the processes including protein folding, transport of the protein across membranes, modulation of the protein activity, regulation of the protein degradation, and prevention of reversible protein aggregation. तो ये चैपिरोन्स का फंक्शन जो है, जैसे कि मैं यहाँ से आपने देख लिया, ये फैसिलिटेट करती हैं सारे प्रोसेसेस को. बेसिकली दीज आर द dumbbell shaped or the drum shaped structures of the proteins that control such type of the processes during the production of the HSPs. In this figure, you can see that during the environmental stress, the HSP proteins are produced. Such HSP proteins produces the transcription factors. Such transcription factors start the transcription process in the DNA. Then during the transcription process, the HSP heat shock proteins are produced. Such a heat shock protein once produced in the form of the HSP90, HSP70, these are the requirement by the plant, which type of the protein is required for the specific type of the process. Then what occurred? The cellular protection occurred. तो ये क्या करती हैं? ये जब प्रोड्यूस हो जाती हैं तो सेलुलर की सेल जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ द फिनोमेना. इन ही प्रोसेसेस के अलावा अदर कंपोनेंट्स भी होती हैं जो हीट को रिस्पॉन्स देते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन है, हीट स्ट्रेस रेगुलेटेड जीन्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद अल्टर्ड हीट टॉलरेंस हैं. ये एबायोटिक स्ट्रेसेस जिसमें ड्राउट, सेलिनिटी और चिल जैसा कि हाई टेम्परेचर है, उसमें क्या होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन है, H2O2 है, ये सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड स्पीशीज होती हैं. तो उसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे फिनोमेना जिसमें कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, उसके बाद परऑक्सीडेजेस है, एब्सिसिक एसिड्स वगैरह हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं. तो प्रोटीन्स, लिपिड्स और डीएनए को कंट्रोल करती हैं. उसके बाद है जी ये हीट शॉक प्रोटीन जो हैं, ये मुख्तलिफ हाउस कीपिंग जीन्स भी हैं, जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स भी हैं, ये प्रोटीन्स हैं. उसके बाद इसमें टॉलरेंस प्रोड्यूस करने के लिए सारे के सारे फिनोमेना है अदर देन द सच टाइप ऑफ द प्रोटीन्स, हीट शॉक प्रोटीन्स. तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन सिस्टम प्रोड्यूस होता है. उसके बाद हीट स्ट्रेस रेगुलेटेड जीन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ये वाले हैं. उसके बाद ट्रांसजेनिक अल्टर्ड हीट टॉलरेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है प्लांट्स के अंदर. इस फोटोग्राफ में आप देख सकती हैं कि अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि वो प्लांट्स जो मॉडिफाई किए गए हैं उसमें हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की सलाहियत मौजूद है और उनकी ग्रोथ अच्छी है, एज कम्पेयर टू उन प्लांट्स के अंदर जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं की गई, उसकी जो ग्रोथ जो है ना कंपैरेटिवली कम है इन उन प्लांट्स की निस्बत जिनके अंदर मॉडिफिकेशंस या सच टाइप ऑफ द फिनोमेना जो है ना वो प्रोड्यूस किए गए हैं. तो ये है आज का लेक्चर. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? देन लेट मी नो प्लीज.